ज़िंदगी में कुछ नयापन भी ज़रूरी है। स्वर्ग किसने देखा है, जो सुकून है वो धरती पर ही मिलना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फैबुलस एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। सो मैंने अपने चैनल का नेम आज से चेंज कर दिया है। नया नाम है लिटरेचर एक ज़िंदगी। तो मैं लिटरेचर से रिलेटेड आपको बताऊंगी कि कैसे ज़िंदगी में उसको उतारना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो यही सब चीज़ों को लेकर आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न क्रिटिक को डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके सामने विलियम एम्सन को लेकर आई हूँ, जिसको आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो सारी आज क्लियर हो जाएंगी इनके वर्क को लेकर, और बहुत ही सिंपल लूसिड लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ में आई हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। He was born 27 सितंबर 1906 यॉर्कफ्रीट हॉल ना, और इनको बोलेंगे कि यॉर्कशायर, ठीक है। जो इनका प्लेस था जहाँ लंदन में ये पैदा हुए थे, जन्म हुआ था यॉर्कशायर में हुआ था। एंड ही वॉज डाइड 15 अप्रैल 1984 लंदन। और जो इनका पीरियड चल रहा था वो 20th सेंचुरी चल रहा था। इनका जो वर्क है बहुत ही फेमस है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। हर एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन बन ही जाता है, चाहे वो नेट का रहा हो, एलटी का हो, पीजीटी का हो, या कोई भी क्वेश्चन हो। हमारे जो स्कूल या कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये बन जाता है नॉर्मली सा। फिर है नेशनलिटी, इनकी ब्रिटिश रही, और इनकी जो स्पाउस थी मीन्स वाइफ हैटा एम्सन थी। और क्रिटिक पॉइट के रूप में इनकी मुख्य बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। आप सोच रहे हैं इनका स्टाइल न्यू क्रिटिसिज्म? हाँ, न्यू क्रिटिसिज्म। देखिए, मैं जब थ्योरी कराऊंगी वहाँ तो मैं बहुत ही डीपली आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो न्यू क्रिटिसिज्म राइटर थे, अदर्स जो उनसे पहले आने वाले थे उनसे थोड़ा हटके थे। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जो पहले के राइटर्स होते थे वो बायोग्राफी पर, किसी भी राइटर पोइट की बायोग्राफी पर ध्यान देते थे। वो वाली चीज़ पढ़ ली तो हाँ, ये इंसान बेस्ट है। वर्ड्सवर्थ की ये वाली चीज़ें हमने पढ़ ली हैं बायोग्राफी, तो इसने लिखा है तो वो अच्छा ही लिखा होगा, बहुत बेशकीमती लिखा होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हमें पता ही नहीं है कि अंदर की चीज़ क्या है, हम कैसे बोल सकते हैं? क्या शक्ल देखकर, उसके वर्क देखकर, उसकी पॉपुलैरिटी देखकर? इट्स टोटली रॉन्ग। तो यहाँ न्यू क्रिटिसिज्म में यही हुआ, जो अमेरिकन में बहुत बहुत फेमस रहा, एक कुछ हद तक टाइम के लिए रहा, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पीरियड नहीं रहा इसका। लेकिन जितना भी था तो इसमें टेक्स्ट पर फोकस किया गया, लैंग्वेज ऑफ मोड पर फोकस किया गया, और उसका जो वर्क है उसमें क्या बताया है, फॉर्म क्या है, मीटर क्या है, राइम क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थियरी में बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ आपको 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं चाहती। तो देखिए, इनका जो वर्क था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। एम्बिगिटी क्या है? एम्बिगिटी वो चीज़ होती है, या वो शब्द होता है, वो सेंटेंस होता है जिसके एक या एक से अधिक मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला स्टार, तो स्टार के सिर्फ एक मीनिंग नहीं होगा, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो ये होता है एम्बिगिटी, लेकिन वो मीनिंग क्लियर नहीं होते, ठीक है। कई सारे मीनिंग्स होना, लेकिन वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होना, पूरा क्लियर, हम श्योर नहीं हो सकते उसके बारे में कि वो वही मीनिंग होगा। तो यही कहलाता है एम्बिगिटी। देखिए, सबसे पहले उसमें था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी में, जो कि 1930 में पब्लिश हुआ। सबसे पहला जो एम्बिगिटी था वो था मेटाफर। देखिए, जैसे कि सिमली, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोफिया, ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो मेटाफर भी इनमें से एक है, जो कि सिमली का अपोजिट होता है। तो सिमली क्या है? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर शी इज़ लाइक अ स्टार, तो यहाँ पर लाइक लिख दिया, इसका मतलब है जैसा, इस तरह से। तो लाइक या फिर एज लगाकर वो सिमली बन जाता है, लेकिन इनको हटा दिया तो बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी हो गई। एम्बिगिटी का मतलब है कन्फ्यूज़न हो गया कि वही मीनिंग है या नहीं है। देखिए, शी इज़ ए स्टार, तो लड़की है, शी इज़ स्टार कैसे हो सकती है, तारा कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर भी इसके देखिए कई मीनिंग्स हो गए। स्टार मतलब जैसे कि उसका जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक तो तारा हो गया, एक है उसका लुक्स बहुत अच्छा है। और शी इज़ स्टार, हम बोलते हैं ना कि जो बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, तो ये एक्ट्रेस, एक्टर, इस तरह से। जैसे कि अनीशा स्कूल, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है अपना, अनीशा स्कूल।
तो कूल का मतलब क्या हो गया, या तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, या उसकी तबीयत ख़राब है, वो कूल है, ठंडी हो चुकी है, या फिर उसका रहने सहने का जो स्टाइल होता है ना, रहन सहन, उसमें हम बोल सकते हैं शी इज़ कूल, शी इज़ कूल एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो ये था मेटाफर। अब हम सेकंड टाइप की एम्बिगिटी में आते हैं, अपोजिट क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, आप क्रिएटिंग लगा लीजिए, मेकिंग लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब न्यू आइडिया के बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है, अनुभव इज़ गोइंग रैपिडली। तो अनुभव तेज़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना, वो तेज़ जा रहा है तो वो किस चीज़ में जा रहा है, या तो वो बहुत तेज़ लड़का है, या वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, या फिर वो तेज़ चल रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है, अनुभव इज़ गोइंग लाइट, ठीक है। या तो वो उसका बिहेव बहुत हल्का है, लाइट है, या फिर प्रकाशमान हो रहा है वो। देन हमने थर्ड मेटाफर के बाद अपोजिट लिया, और फिर उसके बाद हमने थर्ड में क्या लिया, पन। पन आप सोच रहे हैं क्या होता है, पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये एक फिगर स्पीच में आ जाता है। तो पन का मतलब यही है, और इसका देखिए डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। मोर देन वन मीनिंग, एक से अधिक मतलब होना, लेकिन कोई भी क्लियर ना होना, ठीक है। जैसे कि अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। तो जो तेंदुआ होता है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, तो इसमें दो मीनिंग्स हैं स्पॉट के। देखिए, एक तो हो गया ब्लॉक्स, जो उसके बॉडी पर धब्बे धब्बे टाइप के होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक ब्लॉक्स, या फिर प्लेस, मतलब उसकी जगह, पोजीशन, या फिर उसका बिहेवियर। तो जैसे कोई भी इंसान है वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो मैंने उसको देखकर कमेंट कर दिया, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, ठीक है। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ़ें की, नहीं वो बदल चुका है, तो मैंने कहा नहीं, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, मतलब उसकी जो बिहेवियर है वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जैसे तेंदुआ अपने जो स्थिति है वो नहीं बदलता, वो सामने वाले को अटैक करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। दैन हम फोर्थ पर आते हैं, फ्राइडियन स्लिप। तो देखिए, जो फ्राइड थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने लेकर आए और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने कि हमारी जो पोजीशंस है वो कैसी होनी चाहिए, इड और ईगो, सुपर ईगो, तीन तरह के वो चीज़ों को बताया उन्होंने। उन सब चीज़ों की पोजीशंस बताई थी, और साथ में ये बताया कि इड कब होता है, ईगो कब होता है, और सुपर ईगो कब होता है। ये तो मैं नेक्स्ट चीज़ों में लेकर आऊँगी आपके लिए। और यही बता देती हूँ कि इन्होंने क्या कहा था कि शी इज़ लाइंग फॉर टाइम बिंग। देखिए, कोई भी लड़की है या मेरी फ्रेंड है, वो बेड पर लेटी है या कहीं पर लेटी हुई है, तो एक तरह से वो, मैंने पूछा उसको कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, आई एम बीइंग, या फिर आई एम लाइंग फॉर टाइम बीइंग। या तो वो टाइम पास कर रही है, या मुझसे झूठ बोल रही है। तो झूठ बोल रही है, इसका मुझे कोई क्लियर नहीं पता चला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या कहना चाह रही है। या तो वो टाइम पास कर रही है रेस्ट करके, या फिर वो मुझसे झूठ बोल रही है। फिर है अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूज़न। तो अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूज़न क्या होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना, कॉन्क्रीट थॉट, ठीक है, जो दिखाई भी नहीं देते लेकिन होते हैं। और उससे पहले देखा मैंने, ये बताया था फ्राइडियन स्लिप, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब दिखाई देना। आपने और हमने सबने पढ़ा है मूर्त और अमूर्त क्या होता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया जो कि दिखाई दे रहा है, और कॉन्क्रीट क्या हो गया, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही वो चीज़ है, जैसे कि लाइंग ऑन द बेड और सोफ़ा। जैसे कि कोई भी इंसान या कोई भी सामने मेरे बेड पर या सोफ़े पर लेटा है या लेटी है, तो मुझे उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि घास पर कोई डॉग लेटा है,
या फिर स्नैक्स पर ग्रास पर मतलब घास पर कोई स्नेक लेटा है, सांप लेटा है, तो उसकी पोजीशन ऐसी लग रही है मुझे देखकर। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो लेटा है तो क्यों लेटा है, और उसकी पोजीशन कैसी लग रही है, जैसे कि स्नेक की तरह लग रही है या किसी भी और चीज़ों की तरह लग रही है, सुस्त लग रही है, एक्टिव लग रही है। तो ये है अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूज़न। नाउ वी विल कम ऑन हाफ फिल इट अप। तो आप इसे आधा बोल लीजिए या फिर फिल इट अप बोल लीजिए। तो ये 6 टाइप की एम्बिगिटी है। देखिए ये बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इमोजी बनाया है, क्यों बनाया है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। देखिए जैसे मैंने बोला सामने वाले को योर टाइम इज़ ओवर, तो यहाँ पर ओवर के 2 मतलब हो गए, या तो उसका टाइम जो है समाप्त हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है उसका टाइम, ठीक है, या पूरा हो चुका है या फिर वो इंसान मर चुका है। योर टाइम इज़ ओवर, वो जो इंसान है या तो मर चुका है या फिर उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। फिर है F.R. लेविस इज़ ओवर। तो मैंने अभी आपको F.R. लेविस के बारे में बताया था 2 दिन पहले कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिटिक रहे और बहुत ही फ्रीडम थिंकिंग थे, जो चाहते थे वो बोल देते थे। तो अगर मुझे उनके बारे में बोलना है F.R. लेविस इज़ ओवर, तो क्या होगा, या तो उनका जो टाइम पीरियड था 20वीं सेंचुरी का वो कंप्लीट हो चुका है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और अदर्स एग्जांपल देख सकते हैं व्हाट्सअप। आजकल हम फ्रेंड से बात करते हैं ना सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, तो कैसे बोलते हैं, हे व्हाट्सएप, मतलब कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो इस तरह से व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। जैसे कि सोते समय हम GN को डायरेक्ट लिख देते हैं गुड नाइट, ठीक है, गुड मॉर्निंग को GM लिख देते हैं। और हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, तो हाउ आर यू को F बनाकर 9 लिख देते हैं, फाइन। तो देखिए इमोजी इस तरह का वो बता रहा है कि आधा मीनिंग होते हुए भी वो पूरा सेंटेंस हो जाता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइनरी अपोजिशन। तो बाइनरी अपोजिशन को हम टेंशन टू बिगर 10 भी बोलते हैं। आप सोच रहे हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ बाइनरी अपोजिशन। तो देखिए एक चीज़ को बोलते हुए या सोचते हुए दूसरा अपने आप ही माइंड में आ जाता है, तो उसे कहते हैं बाइनरी अपोजिशन। जैसे मैंने कहा मैन, तो वो औरत तो नहीं है ना, वो वुमन तो नहीं है, तो वो मेरे माइंड में आ गया मैन का उल्टा वुमन। बॉय, वो गर्ल तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में आया अगर ये गर्ल नहीं है तो ये बॉय है, तो ये बाइनरी अपोजिशन अपने आप आ जाता है। स्लो का फास्ट, कम का गो, अप का डाउन, इस तरह से। So I think it's enough for today, and thanks for watching. If you like, watch, subscribe and give your suggestions, and keep learning like a starlight. Thank you once again.